एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 13 September, shift 2. पहला है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If I hand her a flower and say give it to mama, she take it to her mother. यानी अगर मैं उसे फ्लावर दूं और कहूं कि जाके मम्मी को दे दो तो मम्मी को दे देती है। ये तुम्हें एक कंडीशनल सेंटेंस दिखा रहा है और कंडीशनल में भी ये कौन सा कंडीशनल है? तो जीरो कंडीशनल है, जो तुम्हें एक सामान्य सत्य बता रहा है, एक तुम्हें जनरल आदत बता रहा है कि मैं उसे जब भी एक फ्लावर देता हूँ तो वो जाके अपनी मम्मी को दे देती है। अगर मैं कहता हूँ कि मम्मी को दे आओ तो इसके लिए क्या करते हैं हम? जब भी जीरो कंडीशनल होता है तो उसमें शुरुआत में जो शर्त वाला सेंटेंस है उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और जो रिजल्ट है तुम्हारा, जो तुम्हारा मेन क्लॉज है, उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं। यानी इफ आई हैंड हर अ फ्लावर एंड से गिव इट टू मम्मा, शी टेक इट टू नहीं बल्कि शी टेक्स इट टू हर मदर होगा। ये सिंपल प्रेजेंट में तो है, लेकिन शी के साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा, तो शी टेक्स इट टू हर मदर हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब होता है अलग अलग दिशा में जाना। जैसे कि तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब भी पुलिस किसी का पीछा करते हैं तो बोलते हैं ना कि अलग अलग दिशा में चले जाओ, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डाइवर्जेंट। तो इसका तुम्हारा एंटोनिम हो जाएगा सिमिलर। सिमिलर यानी कि एक समान, एक जैसा। इसके अलावा एडिशन का मतलब होता है जोड़, और डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि अनादरपूर्ण, अपमानजनक, ओबियस यानी कि स्पष्ट रूप से, जाहिर रूप से। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। टू मच सीरियसनेस हार्डन्स द वर्ल्ड, पाइनिंग इट डाउन विथ रूल्स। तो देखो यहाँ पर क्या, किस चीज का सेंस दे रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस जो है वो दुनिया को कठोर बनाती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा का सेंस दे रहा है, तो उसके लिए हम टू मच जो लिखते हैं उसमें T-O-O वाला टू यूज करते हैं। टू मच यानी कि जो उसकी बहुत ज्यादा मात्रा को बताता हो, उसके एग्जैगरेट को बताता हो। इसलिए हम यहाँ पर ये जो सेगमेंट है तुम्हारा ये गलत है, टू मच होना चाहिए, T-O-O वाला टू। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। He managed to save his father's business by the sweat of his brow। यानी कि उसने अपने माथे का पसीना का मेहनत लगा के जो है अपने बाप के बिजनेस को बचा लिया। तो देखो by the sweat of his brow इट मीन्स दैट माथे का पसीना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना, इसलिए तुम्हारा हार्ड वर्क हो जाएगा अगर इसे हम अंडरलाइन इडियम का मतलब खोजे तो। इसके अलावा इंसिडेंटली का मतलब होता है संयोग से। ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी यानी कि रणनीतियों से, ट्रिक्स से, चालें से, एनी वे पॉसिबल यानी हर संभव तरीके से। तो इसमें हार्ड वर्क हो जाएगा यानी कड़ी मेहनत से। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो जहां पर पानी को जमा किया जाता है और संग्रहित किया जाता है भविष्य के उपयोग के लिए, उसे हम कहते हैं रिजर्वर। रिजर्वर यानी कि जलाशय। इसके अलावा एक्वेरियम का मतलब हो गया जहां मछलियों को रखा जाता है। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट होता है एक तुम्हारा एंटरटेनमेंट वाला स्थल, जैसे कि जनरली तुम नहीं बीच वगैरह के साइड में देखते हो रिजॉर्ट बना रहता है जहाँ पे जाके तुम खेल कूद कर सकते हो। इसके अलावा सैनिटोरियम। सैनिटोरियम जो है एक ऐसा तुम्हारा हॉस्पिटल टाइप का ही जगह होता है जहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बीमारियों से जूझ रहे लोग होते हैं वहां पे उन लोगों को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं सैनिटोरियम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अट्रैक्टेड बोनस फॉर द एम्प्लॉयज ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। तो देखो यहाँ पर जो बोनस यूज किया जा रहा है, तो बोनस एक काउंटेबल नाउन यहाँ पर सेंस दे रहा है कि एक पुरस्कार। तो किस तरह का पुरस्कार? अट्रैक्टेड पुरस्कार। तो इसलिए हम इसमें आर्टिकल यूज करेंगे, और आर्टिकल हम बोनस से पहले नहीं बल्कि अट्रैक्टेड से पहले यूज करेंगे, क्योंकि अट्रैक्टेड बोनस यानी कि आकर्षक पुरस्कार। तो यहाँ पर हम अट्रैक्टेड लिखा हुआ है यानी कि ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। हो जाएगा The new chairman of the company announced an attracted bonus for the employees। इसलिए तुम्हारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। The following sentence has been divided into 4 parts. Identify the part that contains an error. The institute have been divided into multiple departments। तो फिर से देखो इंस्टीट्यूट यहाँ पर सिंगुलर है और उसके साथ हैव का यूज कर लिया गया, तो यही गलत कर दिया। जब ये एक संस्थान है और एक वचन है तो फिर हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे ना कि हैव का, इसलिए तुम्हारा ये बी सेगमेंट गलत है। होना चाहिए द इंस्टीट्यूट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दे अलाउड अस टू पाउडर बाय क्रशिंग द स्पाइसेस, पिक ओवर द रेसिन्स एंड लिक द स्टीरिंग स्पून्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दे अलाउड अस टू पाउडर बाय क्रशिंग। पाउडर बाय क्रशिंग यानी कि उसको एकदम थकुच के कुचल के जो है मसालों को चूर्ण बना देना।
इसके लिए जो वन वर्ड सब्सटीट्यूट हम कर सकते हैं ग्राइंड। ग्राइंड मतलब होता है उसका चूर्ण बनाना, उसको पीसना। तो कूट कूट कर उसका चूर्ण बनाना का मतलब एक तरह से पीसना हो गया, तो इसलिए हम ग्राइंड बोल देंगे उसको। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ग्रीट यानी कि उसका अभिवादन करना, स्वागत करना। गेस का मतलब अनुमान लगाना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, कोमल, नरम। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब भी होता है नेक, या फिर अगर हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं कोमल। इसके अलावा स्केथिंग। स्केथिंग का मतलब होता है कठोर। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, जो कि आसानी से टूट जाए। और सीवियर का मतलब होता है गंभीर, कठोर। Select the most appropriate idiom to fill in the blank. Instead of answering the question directly, the politician kept blank. यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन देने के बजाय वो क्या कर रहा था, यहाँ पर तुम्हारा सेंस दे रहा है कि इन बातों को इधर उधर घुमा रहा था, तो इसलिए हम यूज करेंगे बीटिंग अराउंड द बस। यानी सीधे मुद्दे पर नहीं आ रहा था, वो इधर उधर की बात करके मुद्दे को घुमा रहा था, बात को घुमा फिरा रहा था। इसके अलावा क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बेकार में नहीं पछताना चाहिए जब वो हो ही गया। पॉइंटिंग एट हिज लॉरेल्स यानी कि अपनी पिछली सफलताओं का बखान करना। स्पिलिंग द बीन मतलब कोई रहस्य खोल देना, कोई भेद खोल देना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ऋषि आस्क्ड करण विल ही गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। तो देखो ऋषि आस्क्ड करण बोल रहा है, इट मींस दैट इनडायरेक्ट नरेशन में है, तो आगे का जो सेंटेंस होगा उसे भी हम इनडायरेक्ट नरेशन में रखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन यस नो वाला है, तो पहले हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। इसमें चलो इफ का यूज कर लेते हैं। उसके आगे वी, इसमें है कि विल ही, तो उसमें जब हम यूज करेंगे तो वुड का यूज करेंगे, तो हो जाएगा इफ ही वुड गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओमिटेड। ओमिटेड एकदम सही लिखा हुआ है। ओमिटेड मतलब उस चीज को छोड़ दिया गया। रेट्रोस्पेक्ट। देखो रेट्रोस्पेक्ट में PECT होता है, ना कि PACT। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उसका पूर्वावलोकन करना, यानी कि दोबारा से पिछली घटनाओं पर विचार करना। इसके अलावा कॉन्साइंस का मतलब होता है उसकी अंतरात्मा, उसका जमीर। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यानी बार बार, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा रेयरली। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी शायद ही कभी। इसके अलावा जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। पीरियडिकली यानी कि समय समय पर, एक निश्चित अंतराल पर। और यूजुअली यानी कि आमतौर पर। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। द बॉय हुज द सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट। तो यहाँ पर गलती हो रही है कि जब पोजेसिव का यूज कर रहा है ये, तो इसके साथ हम द का यूज नहीं करते, सीधे जो है पोजीशन दिखा दिया तो उसके साथ सीधे उसकी बहन है, माँ है, जो भी है उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्योंकि हुज क्या है, हुज एक डिटरमाइनर है, तो उसके साथ द का यूज नहीं किया जाता। हो जाएगा द बॉय हुज सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट, यानी उसकी बहन जो है, तो सीधे यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे, सीधा हुज सिस्टर कर देंगे। इसलिए ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। A strong blank for mathematics and problem solving can be very useful. तो एक मजबूत क्या जो है वो गणित और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या के समाधान के लिए बहुत यूजफुल होगा। उसकी योग्यता, तो इसके लिए हम एप्टीट्यूड का यूज करेंगे। एप्टीट्यूड मतलब होता है उसकी योग्यता, उसकी क्षमता। इसके अलावा स्ट्रेंथ मतलब हो गया उसकी ताकत। ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है वो दिमाग वाला बात की जा रही है। इसके अलावा फंक्शनिंग का मतलब हो गया कार्य करना, और परसेप्शन का मतलब धारणा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव, सिफारिश। प्रिविलेज। प्रिविलेज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रिविलेज की स्पेलिंग में ये डी नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। PRIVILEG। प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार। अफिलिएट का मतलब होता है उसकी एक शाखा, और पैराशूट का मतलब पैराशूट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। माई मैनेजर फोर्स्ड मी टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एज अ शेफ सिंस आई अंडरवेंट अ स्पाइन सर्जरी। यानी जब से मेरी स्पाइन सर्जरी हुई है तो उसके बाद मेरे मैनेजर ने मुझे फोर्स किया कि मैं जॉब रिजाइन कर दूं। आई वॉज डिप्रेस्ड एंड हैड लॉस्ट ऑल होप। तो जब जॉब रिजाइन कर दिया तो फिर वो निराश था, सारी उम्मीदें खो चुका था। लेटर माई फादर मोटिवेटेड मी टू ओपन माई ओन कैफे एंड शोड मी वेज टू बी इंडिपेंडेंट। उसके बाद उसके बाप ने उसे मोटिवेट किया कि अपना कैफे खोलो और स्वतंत्र रूप से काम करो। आफ्टर ऑल इट इज ट्रू दैट वन शुड नॉट। तो देखो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है कि पहले वो निराश था, बाद में उसके पिता ने उसे मोटिवेट किया और उसने अपना काम करना शुरू किया। इट मीन्स दैट एक को क्या नहीं करना चाहिए,
तो किसी को भी अपने जो चीज हो गई है, जो गलतियां हो गई है, जो नुकसान हो गया है, उसके ऊपर पछताना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए आगे काम करना चाहिए। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नॉट बोल ही दिया, यानी कि किसी को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क जो बोलते हैं ना, क्या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही है कि पुरानी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। फिर ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब अपनी ही तारीफ करना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी अपने विचार या अपनी राय को बार बार बदलना। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. He was quaking in his boots when he had to give a speech on the stage. तो वो अपने बूट्स में, अपने जूतों में क्या कर रहा था? क्वेकिंग यानी कि कांप रहा था जब उसे स्टेज पे एक स्पीच देना था। तो क्वेकिंग इन हिज बूट्स का क्या मतलब हो सकता है इनमें से? तो हो जाएगा टू ट्रेम्बल विथ फियर, यानी डर के मारे जो है वो कांप रहा था। फिर ट्रेम्बल इन एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह से कांपना, तो ये तो फिर सेंस ही नहीं बनाता। टू शेक इन हैप्पीनेस यानी खुशी से हिलना, ये भी नहीं होगा। टू शेक इन एक्साइटमेंट तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो डरा हुआ है ना, तो हमें वही डरा हुआ सेंस देना होगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If I'll get good marks, my father will buy me a laptop. ये फिर से तुम्हारा एक कंडीशनल सेंटेंस है, और ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे सबसे शुरुआत वाला जो था वो जीरो कंडीशनल था, तो प्रेजेंट और प्रेजेंट में ही था। यहाँ पर है फर्स्ट कंडीशनल, जो तुम्हें एक प्रेजेंट का तुम्हारा कंडीशन बताएगा, और मेन क्लॉज जो है वो तुम्हारा फ्यूचर में रहेगा। ये हो जाएगा इफ आई गेट गुड मार्क्स, ना कि इफ आई विल गेट, यानी कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स आए तो मेरे पापा मुझे एक लैपटॉप खरीद देंगे। यहाँ हो जाएगा इफ आई गेट गुड मार्क्स माई फादर विल बाय मी अ लैपटॉप। 4 words of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains a spelling error. Human activities that release long-lived greenhouse gases in the atmosphere also lead to the enhancement of concentrations of short-lived ozone and particulate matter in the atmosphere. तो देखो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज हो रही है, ये किस चीज की तरफ ले जा रही है? तो इनमें एनहांसमेंट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ शॉर्ट लिव्ड ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये इस चीज की तरफ ले जा रही है, यानी इसके परिणाम स्वरूप ये चीज हो रहा है। तो इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो लीड होता है LEAD, ना कि LEED। इसलिए ये तुम्हारा गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए LEAD वाला लीड, यानी इसके परिणाम स्वरूप कुछ हो रहा है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखो, चलो अब बनाया जाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स एंड प्लांट ब्लाइन। तो फल और सब्जी जो है उनमें क्या क्या होता है? तो उनमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और प्लांट क्या होते हैं? रेसिड्यू, बैक्टीरिया, केमिकल्स या ऑर्गेनिज्म। तो इसमें तुम्हारा करेक्ट सेंस बनाता है केमिकल्स। तो इसमें जो है अच्छे जो तुम्हारे मिनरल्स होते हैं, अच्छे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और प्लांट केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा रेसिड्यू मतलब होता है उसका बचा हुआ भाग, अवशेष। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो ये तीनों नहीं होगा यहाँ पर, केमिकल्स हो जाएगा। दे ऑल्सो कंटेन फाइबर। देयर आर मेनी ब्लैंक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल एंड मेनी वेज टू प्रिपेयर, कुक एंड सर्व। तो कितने तरह के जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल है? क्या हो जाएगा? ट्रेड्स, कैरेक्टर्स, वैरायटीज या यूजेस। तो वैरायटीज हो जाएगी, यानी कि भिन्न भिन्न किस्मों के, बहुत सारी किस्मों के, बहुत सारे प्रकार के फल और सब्जी जो है वो उपलब्ध है मार्केट में। इसके अलावा ट्रेड्स का मतलब होता है उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं। कैरेक्टर्स का मतलब भी हो गया उसकी विशेषताएं, उसके गुण। और यूजेस का मतलब हो गया उसका उपयोग। यहाँ वैरायटीज करेक्ट हो जाएगा। और डाइट ब्लैंक इन फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तो एक डाइट जिसमें कि फ्रूट और वेजिटेबल्स हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इमर्स्ड, रिच, कंटेंट या वेरीड। तो तुम्हारा रिच यहाँ पे करेक्ट सेंस देता है कि एक ऐसा डाइट जिसमें कि तुम्हारा फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में हो, वो क्या होता है? तो तुम्हें बीमारियों से बचाता है। यहाँ पे तुम्हारा रिच करेक्ट सेंस देता है। इमर्स्ड का मतलब होता है कि उसमें डूबा हुआ। तो ये तुम्हारा किसी मतलब स्टोरी वगैरह के सेंस में यूज किया जाता है कि वो डूबा हुआ है, उसमें मगन है एक तरह से। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, और वेरिड का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के। यहाँ रिच एकदम करेक्ट सेंस देता है। इसके बाद क्या है? ईट 5 kinds ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 kinds ऑफ फ्रूट एवरी डे फॉर गुड हेल्थ। यानी कि रोज जो है 5 तरह की सब्जी और 2 तरह के फल अच्छे हेल्थ के लिए खानी चाहिए। मोस्ट इंडियंस डू नॉट ईट ब्लैंक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ज्यादातर इंडियंस क्या करते हैं? तो कितना फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खाते हैं। तो सम, इनफ, मेनी या प्लेंटी। तो इनफ हो जाएगा, जितना उन्हें खाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में उतना वो नहीं खा रहे हैं। इसके अलावा सम का मतलब होता है कुछ, मेनी का मतलब कई, और प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। और प्लेंटी के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये चीज याद रखना। प्लेंटी डायरेक्ट नहीं यूज किया जाता, प्लेंटी के बाद ऑफ लगता है। इसके बाद क्या है? डू नॉट ईट इनफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स व्हेन बाइंग एंड सर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एम फॉर वैरायटी टू गेट द मोस्ट ब्लैंक एंड अपील। तो जब तुम फल और सब्जियां वगैरह खरीदे तो तुम्हारा क्या एम होना चाहिए?
कि सबसे क्या खरीदो, असॉर्टमेंट फन न्यूट्रिएंट्स या एडवांस में, तो सबसे न्यूट्रिएंट्स वाला यानी कि सबसे जो पोषक तत्व वाला है उस तरह के फूल और सब्जी लो। और अपील, अपील का मतलब होता है तुम्हारा, वैसे तो अपील का मतलब आकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर फल सब्जी की बात की जा रही है तो अपील का मतलब यहाँ पर स्वादिष्ट हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।